नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम में, जहां हम आपको दिखाते हैं भारतीय संस्कृति की झलक। सुविचार के साथ आपके दिन की शुरुआत कराते हैं, तो वहीं स्वास्थ्य और यौगिक क्रियाओं के अभ्यास के साथ संस्कृत भाषा भी सिखाते हैं। तो अगले आधे घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए कार्यक्रम सुप्रभातम। प्रसन्नता व्यक्ति को सकारात्मक कार्य के लिए प्रेरित करती है और उस कार्य की सफलता समय निर्धारित करती है। उचित समय पर किए गए कार्य से बड़े लक्ष्य पूरा करने में सहायता करती है, पर वही कार्य यदि समय पर ना किए जाएं तो किसी के लिए लाभदायक नहीं होते। इसलिए समय के महत्व को समझते हुए कार्य करने वाला व्यक्ति ही बुद्धिमान कहलाता है। क्या है आज की तिथि वार नक्षत्र, जानने के लिए देखिए आज का पंचांग यानी समय। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, पौष मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी तिथि, शुक्रवार, मृगशिरा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। शास्त्रों में मनुष्य के व्यवहार के विषय में अनेकों विचार लिखे गए हैं, जो आदर्श समाज और सुखी जीवन जीने की दिशा बताते हैं। शास्त्र कहते हैं, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, यानी जिस व्यक्ति के मन, वाणी और कर्म तीनों में समानता होती है, वो व्यक्ति जीवन में सफल होता है। इस प्रकार के अनेकों सुभाषित वचन भारतीय सभ्यता और यहाँ की संस्कृति के आधार हैं। अपने कार्यक्रम में हम आपको जीवन मूल्यों पर आधारित सुभाषित भी सुनाते हैं। क्या है आज का सुभाषित, आज सुनिए। उत्थातव्यं जागृतव्यं योक्तव्यं भूति कर्मसु भविष्यतीत्येव मनः कृत्वा सततमव्यथैः। सफलता होगी ही, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास कर सतत विषाद रहित होकर हमें उठना चाहिए, सजग होना चाहिए और ऐश्वर्य को साधने वाले कार्यों में लग जाना चाहिए। Success is certain. Make a strong resolve and rid your mind of remorse. With an alert mind, move ahead on the path to prosperity. कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा की। पौराणिक ग्रंथों में कला और शिल्प के उन्नयन के अनेक साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीन भारत में जनमानस कला और कलात्मक प्रणयनों के गहरी रुचि रखता था। विशेषकर बौद्ध और जैन धर्मों ने साहित्य के साथ साथ कला और शिल्प में भी नई शैलियों और कल्पनाओं को जन्म दिया। इसका सुंदर परिणाम स्थापत्य, मूर्तिकला, शिल्पकला और चित्रकला में परिलक्षित हुआ। आइए विस्तार से जानते हैं कि कैसे बौद्ध और जैन धर्मों में मूर्तिकला, शिल्पकला और चित्रकला ने भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर अद्वितीय स्थान दिया। पौराणिक ग्रंथों में कला एवं शिल्प के उन्नयन के साक्ष्य दृष्टिगत होते हैं। प्राचीन भारत में जनमानस कला एवं कलात्मक प्रणयनों में अधिक रुचि लेता था। परवर्ती कला में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलनों, विशेषतः बौद्ध एवं जैन धर्मों के उद्गम ने न केवल प्राचीन साहित्य लेखन में योगदान दिया, बल्कि कला एवं शिल्प के क्षेत्र में भी नवीन उद्भावनाओं एवं शैलियों का स्रोत बनकर नवीन संकल्पनाओं उद्भाषित किया, जिसका सुंदर परिणाम स्थापत्य, मूर्तिकला, शिल्पकला एवं चित्रकला में परिलक्षित हुआ। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में अनेक ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो तत्कालीन शिल्प एवं कला पर बौद्ध प्रभाव को व्याख्यायित करते हैं। बौद्ध युग में शिल्पकारी को निश्चित ही प्रमुख स्थान प्राप्त था। तत्कालीन वाणिज्य तथा उद्योग इन्हीं शिल्पों पर आश्रित थे। इस कारण से शिल्पकार को समाज में सम्माननीय माना जाता था। मथुरा शैली के शिल्पियों ने बुद्ध के जीवन चरित्र पर भी अनेक मूर्तियों का निर्माण किया।
इसका विवरण सामय्य फल सुत्त में प्राप्त होता है। इसी तरह महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ में भी उल्लिखित है कि स्तूप निर्माण एक उल्लासमय व स्फूर्तिदायक आयोजन होता है जहां अनेक व्यक्ति भाग लेते हैं। मौर्य काल में अशोक के समय कई स्तंभ बनाए गए। सम्राट अशोक जब अपने आप को बौद्ध धर्म में परिणत किया तब वो उन सभी स्थानों की यात्रा की जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे और जहाँ जहाँ लगभग भगवान बुद्ध गए थे उन स्थलों पे उन्होंने स्तंभों का निर्माण करवाया। उन स्तंभों के शीर्ष पर विभिन्न प्रकार के पशु आकृति उकेरी गई जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और कला शैली की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बौद्ध जातकों तथा अन्य कतिपय पाली ग्रंथों में स्थापत्य विषयक ऐसे अनेक रोचक विवरण मिलते हैं। दीघ निकाय ग्रंथ में 25 मुख्य शिल्पों की चर्चा है। ऐसी दूसरी सूची ब्रह्मजाल सुत्त में है जिसमें एक विषय वत्थु विद्या अर्थात वास्तु विद्या का प्रतिपादन है। इस शास्त्र के अंतर्गत वत्थु कम्म भवनों का निर्माण तथा वत्थु परिकम्म मूर्तियों चित्रों आदि के अलंकरण के विवरण भी प्राप्त होते हैं। बौद्ध कला में चित्रकला भी अपने विकसित रूप में प्राप्त होती है। इनमें भी बौद्ध ग्रंथों की घटनाओं को उपजीव्य बनाकर उन्हें चित्रात्मक कौशल से जीवंत किया गया है। अजंता की गुफाओं से मिले चित्र जातक कथाओं पर ही आधारित हैं। चित्रकला के अन्य उदाहरण विनय पिटक एवं थेरी गाथा में मिलते हैं। बौद्ध धर्म ने भारतीय कला एवं शिल्प के क्षेत्र में महनीय योगदान दिया है जिसके प्रमाण बौद्ध कालीन कलाकृतियों एवं स्मारकों को सटीक एवं स्पष्ट वर्णन से भरे विभिन्न ग्रंथों में आज भी उपलब्ध है। समग्रता से कहें तो बौद्ध धर्म ने भारतीय कला और शिल्प को ऐसे उत्कृष्ट आयाम दिए हैं जिनमें हमारी परंपराओं और संस्कृति के चिन्ह अत्यंत रमणीयता के साथ प्रस्थापित हुए हैं जो विश्व भर में द्वितीय और अतुलनीय स्थान रखते हैं। हमें उन अनाम शिल्पकारों और कलाकारों का आभार व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने अपने व्यक्तिगत हितों को दरकिनार कर सामूहिक उत्थान को चुना। उन्होंने ऐसी अमर रचनाओं का सर्जन किया जिनसे भारतीय सांस्कृतिक विरासत ने विश्व मंच पर गौरव प्राप्त किया। राजमंगल पांडे के साथ जैनेन्द्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। किसी भी देश की कला और संस्कृति उस देश का परिचय प्रदान करती है। स्थापत्य कला और मूर्ति कला भारत की परिचय प्रदान करने में, भारत को आगे बढ़ाने में अत्यधिक उसका महत्व और आदर्श दिखाई देता है। कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे स्वास्थ्य की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम। आइए अब आपको बताते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ आवश्यक बातें। अधिक सर्दी होने पर उच्च रक्तचाप से ग्रस्त व्यक्ति की समस्या भी बढ़ जाती है। आइए जानकारी लेते हैं कि सर्दियों में रक्तचाप को कैसे नियंत्रित रखा जा सकता है। उच्च रक्तचाप रोगी को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, देखिए ये रिपोर्ट। सर्दियों के प्रभाव से कई तरह की शारीरिक समस्याओं और बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। लोगों को जोड़ों में दर्द परेशान करता है,
दमा और श्वसन रोगों का खतरा बढ़ता है। वहीं फ्लू की समस्या भी सर्दियों में अधिक होती है। इनके अलावा एक और समस्या जो सर्दियों में कई लोगों को परेशान करती है वो है रक्तचाप का बढ़ा हुआ स्तर। प्रकृति जो है वो सर्दी के मौसम में शरीर की गर्मी सहेजने का प्रयत्न करती है, यानी हीट लॉस को प्रिवेंट करने की कोशिश करती है। हमारे शरीर की गर्मी एनवायरनमेंट में ना जाए इसका प्रयत्न करती है, और इसके चलते जो हमारे हाथ पैरों की धमनियां हैं, जो खून की धमनियां हैं, वे सिकुड़ जाती हैं, जिसे हम वेज़ोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं आम भाषा में। इससे फ़ायदा शरीर को ये होता है कि शरीर का हीट लॉस कम हो जाता है, लेकिन नुकसान ये होता है कि इस प्रक्रिया को लाने के लिए और रखने के लिए शरीर को अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, अपना हार्ट रेट बढ़ाना पड़ता है। शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो इस प्रक्रिया को रखते हैं, लेकिन उनके भी बहुत से दुष्प्रभाव होते हैं। उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन कई मायनों में हानिकारक हो सकता है, जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। रक्तचाप बढ़ने से दिल का दौरा और हृदय से जुड़ी अन्य गंभीर समस्याएं होने की संभावना भी अधिक हो जाती है। उच्च रक्तचाप होने पर स्ट्रोक की संभावना होती है, हृदयाघात का खतरा होता है, एन्यूरिज्म हो सकता है। इसका प्रभाव आंखों पर पड़ता है और आंखों की दृष्टि प्रभावित हो सकती है। इसके अतिरिक्त गुर्दे पर प्रभाव होता है। उच्च रक्तचाप के कारण गुर्दे खराब होने की समस्या हो सकती है। वहीं उच्च रक्तचाप से प्रभावित व्यक्ति के याददाश्त में कमी भी हो सकती है और उसे डिमेंशिया हो सकता है। हृदय रक्त को धमनियों में पंप करके धमनियों में रक्त प्रवाह को विनियमित करता है। रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर रक्त संचार करने का जो दबाव होता है उसे रक्तचाप कहते हैं। इसमें से ज्यादातर दबाव उस रक्त से होता है जो हृदय द्वारा पंप किया जाता है। ऊपर वाला ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यदि 120 के नीचे रहे तो उसे नॉर्मल मानते हैं, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, नीचे वाला ब्लड प्रेशर है, वो 80 के नीचे रहे तो उसे हम नॉर्मल मानते हैं। किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 140 के ऊपर है और नीचे वाला 90 के ऊपर है तो वो हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप का मरीज है। रक्तचाप का स्तर सर्दियों में अधिक होता है क्योंकि कम तापमान रक्त वाहिकाओं को संकीर्ण कर देता है, जिससे रक्तचाप का स्तर बढ़ जाता है। रक्त वाहिकाओं के सिकुड़ने और नसों और धमनियों के माध्यम से रक्त को बल देने के लिए अधिक दबाव की आवश्यकता होती है, जो उच्च रक्तचाप का कारण बनता है। सर्दियों में उच्च रक्तचाप होने के कई और कारण भी होते हैं, क्योंकि इस समय पर व्यक्ति अधिक वसायुक्त आहार का सेवन करते हैं, उनका वजन बढ़ जाता है, शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं। ये सभी होना सर्दियों में आम है, जो उच्च रक्तचाप के बढ़े हुए स्तर के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। सर्दी से बचें। यदि आपको लगता है कि आपके हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं तो अपने हाथों को मलें ताकि उन्हें गर्म रखा जा सके। आप उन्हें हल्का सेक भी सकते हैं, और गर्म रखने के लिए अपने ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ज़रूर चेक करते रहें। समुचित मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करें, खासतौर से वार्म जो गर्म पदार्थ हैं जैसे चाय है या गर्म पानी है। इसके अलावा दवाएं समय पर लीजिए। जहाँ तक संभव हो बिल्कुल सुबह सुबह या बिल्कुल देर रात में जबकि टेम्परेचर बहुत गिर जाता है, उस समय में यदि बाहर ना जाया जाए तो अधिक यूज़फुल रहता है। यदि आपको पहले से ही उच्च रक्तचाप की समस्या है तो मौसम बदलने के साथ अपने रक्तचाप की नियमित जांच करना आवश्यक है। सर्दियों में शारीरिक सक्रियता में कमी या नमक का अधिक मात्रा में सेवन रक्तचाप को बढ़ाने में सहयोग दे सकता है। यदि आप उच्च रक्तचाप से ग्रस्त हैं, तो सर्दियों के मौसम में विशेष सावधानी रखें। साथ ही ऐसे उपाय करें जिससे सर्दियों में आपका रक्तचाप नियंत्रित रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।
आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, अर्थात निरोगी व्यक्ति ही जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग आयुर्वेद के अनेकों ग्रंथ लिखे गए, जिनमें प्रतिदिन योग का अभ्यास करना महत्वपूर्ण बताया गया है। रक्तचाप की समस्या का अधिक होना शरीर के लिए संकट का कारण बन सकता है, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आइए देखते हैं ऐसी कुछ योगी क्रियाएं जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में उपयोगी हैं। गलत जीवन शैली, गलत खान पान, तनाव पूर्ण जीवन शैली बहुत सारी समस्याओं की जननी है, और उसमें से एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसका नाम है ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। आप सभी आजकल नोटिस कर रहे होंगे कि हर दूसरे व्यक्ति को हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। ये सच है कि जब हमारी नसों से ब्लड का सप्लाई, यानी या तो तनाव से नर्व्स का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, तब भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, या फिर ब्लड का इतना थिक हो जाना कि वो ट्रैवल नहीं कर पा रहा बॉडी में, और उसके ट्रैवल करने के लिए हमें हमारे हार्ट को एक्स्ट्रा पंप करना पड़ता है, तो हम कहते हैं ब्लड प्रेशर हाई हो गया। जब हार्ट थक जाता है पंप करते करते तो वो हल्का पंप करने लगता है, हम कहते हैं ब्लड प्रेशर लो हो गया। दोनों ही स्थिति आपके लिए डेंजरस है, दोनों ही स्थिति में हमारे हृदय पर बहुत जोर पड़ता है। महत्वपूर्ण है कि हम सही दिनचर्या अपनाएं, सही जीवन शैली अपनाएं, सही भोजन का इंटेक लें, सही अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स अपनी डाइट में ऐड करें, और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि हम सही पोस्चर होल्ड करें। हमें लगता है बीपी हैज नथिंग टू डू विद पोस्चर। जितना आप सीधा रहेंगे उतना ऑक्सीजन का फ्लो बॉडी में बढ़ेगा, आपके लंग्स का एक्सपेंशन होगा। जितना भीतर ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा उतना आपके रक्त का प्रवाह बेहतर होगा। तो अगर आप बहुत अधिक इस तरह से झुके रहते हैं, फोन देखते रहते हैं, झुक करके रहते हैं, बैठते गलत पोस्चर से हैं, तो बहुत आसान काम जो आप अपने ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए कर सकते हैं वो है सही पोस्चर को होल्ड करना। कोशिश करें सीना ऊंचा रख के बैठें। दूसरा काम, दिन में जब भी समय मिले, बहुत आसान सी चीजें बता रहे जो सब व्यक्ति कर सकता है। दूसरा काम, जब भी समय मिले लंबा गहरा सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए। ये आप दफ्तर में भी कर सकते हैं, गाड़ी में भी कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा, हर कोई कर सकता है। तीसरा काम, गिन करके 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। आप देखेंगे जिन लोगों का बीपी हाई या बहुत लो रहता है वो बहुत कम पानी पीते हैं। क्यों? हमें याद ही नहीं आ रहा हमें पानी पीना है। तो फ्लूइड्स की क्वांटिटी को बढ़ाइए, बहुत गरिष्ठ भोजन को अवॉइड कीजिए, 7 बजे तक लास्ट मील ले लीजिए, और योग निद्रा का अभ्यास रेगुलर कीजिए। कोशिश कीजिए 2000 to 5000 स्टेप्स ऑफ वॉकिंग जरूर करें। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते वॉक करने के लिए, तो घर पर ही अगर आप हर मील के बाद 20 मिनट चल लेते हैं, बहुत आसान है, 20 मिनट हर कोई चल सकता है, तो आपकी 60 मिनट की वॉकिंग हो गई। और क्या चाहिए, है ना सुगम सी बात। अभ्यास में सिर्फ 2 चीजें आपको करनी है। वैसे तो पूरा योगाभ्यास करें, बहुत महत्वपूर्ण है, पर अगर नहीं कर पा रहे तो जो चीजें हमने बताई हैं वो करें, साथ में ये अभ्यास लें। ये इंस्टेंटली आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। जब बीपी बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, दोनों स्थिति में ये आपको लाभ देगा। आपको इस तरह से वज्रासन में बैठना है। अपने हाथों को इस तरह से अपने टखनों के आसपास रख लीजिए कि अंगूठा अंदर की ओर रहे, उंगली बाहर की ओर। अब कमर को सीधा रखा, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, और पूरा ध्यान ले आइए भ्रू मध्य पर, यानी स्पेस बिटवीन द आईब्राउज। यहाँ पर जो भी विचार आ रहा है उसे आने दें, जो जा रहा है जाने दें। यानी डू नॉट होल्ड एनी थॉट, नाइदर होल्ड एनी थॉट नॉर इनवाइट एनी थॉट। आनंद मदिरा। जैसे ही आप ये करेंगे आपके स्ट्रेस लेवल्स लो हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ जितनी देर ऐसे बैठ सकते हैं बैठे। गर्दन को वापस ले आए, हाथों को वापस ले आए। इस तरह से हाथ की मुट्ठी बनानी है, सामने से देख लीजिए, इस तरह से मुट्ठी बनानी, बिल्कुल आनंद मदिरा के बाद करना है। एक दाई मुट्ठी को बाई बगल में, बाई मुट्ठी को दाई बगल में टिकाया और हाथों को नीचे ले जाएंगे। प्रेशर आपकी मुट्ठी का बगल पर पड़ेगा। गर्दन को आगे ढीला छोड़ दीजिए और सिर्फ सांस पर ध्यान टिकाना। आप देखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग बिल्कुल आपको करनी है। थोड़ी देर नासाग्र पर, टिप ऑफ द नोज पर ध्यान टिकाएंगे। तो किसी को तो नासाग्र पर ठंडा लगने लगेगा, किसी को गर्म लगने लगेगा। दोनों स्थिति नॉर्मल है, बस यहाँ थोड़ी देर रुकना। जितनी देर आराम से
आनंद के साथ बिना डिस्कम्फर्ट के रुक सकते हैं, रुके, हाथों को वापस ले आइए, गर्दन को सीधा कर दीजिए। है ना आसान सा काम। यानी आनंद मदिरा फॉलोड बाय पादाधिरासन। इसको आप 2 से 3 बार रिपीट भी कर सकते हैं। रेगुलर अभ्यास कीजिए, जो प्रिकॉशंस बताई गई उनका अभ्यास करें, और बाकी हर चीज अधूरी है, हंसना बहुत जरूरी है। दिन में 5 बार दिल खोल करके जरूर हंसे। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। तो जिस प्रकार से योग विद्या के माध्यम से, योग के अभ्यास के माध्यम से शरीर को स्वस्थ किया जा सकता है, शरीर को नियंत्रित किया जा सकता है, उसी प्रकार विद्या के अभ्यास के माध्यम से अपने मन और व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम। इस पंक्ति का अर्थ है, विद्या से व्यक्ति का विवेक जागृत होता है और वो विनम्र और योग्य बनता है। इसलिए संस्कृत पाठशाला में हम आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान कराते हैं, संस्कृत में छोटे छोटे वाक्यों का अभ्यास कराते हैं, शुद्ध उच्चारण सिखाते हैं। तो चलिए अब आपको संस्कृत पाठशाला में ले चलते हैं, जहां आज की कक्षा में यात्रा से जुड़े व्यावहारिक वाक्यों का अभ्यास कीजिए हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ। नमस्कारः, स्वागतमस्तु भवतां सर्वेषाम् एतस्याम् अभिनवायां संस्कृत कक्षायां। मम नाम गवीशः। मित्रों, संस्कृत कक्षा में आज हम यात्रा के समय, विशेष रूप से ट्रेन से यात्रा करते समय किसी यात्री से किए जाने वाली बातचीत में प्रयोग में आने वाले वाक्यों के कुछ अंशों को संस्कृत में बोलना सीखेंगे। आइए देख लेते हैं आज के वाक्यों को। यदि हमें पूछना हो आप कहाँ जा रहे हो, तो इसे संस्कृत में कहेंगे भवान कुत्र गच्छन् अस्ति। भवान कुत्र गच्छन् अस्ति। मैं वाराणसी जा रहा हूं। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे अहम वाराणसीम गच्छन् अस्मि। अहम वाराणसीम गच्छन् अस्मि। आप किस ट्रेन से जा रहे हैं? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में पूछेंगे भवान केन रेलयानेन गच्छन् अस्ति। भवान केन रेलयानेन गच्छन् अस्ति। यदि वाक्य हो मैं वंदे भारत ट्रेन से जा रहा हूं तो कहेंगे अहम वंदे भारत रेलयानेन गच्छन् अस्मि। अहम वंदे भारत रेलयानेन गच्छन् अस्मि। यदि वाक्य कहना हो मैं तो शिव गंगा ट्रेन से जाऊंगा, तो संस्कृत में बोलेंगे अहम तु शिव गंगा रेलयानेन गमिष्यामि। अहम तु शिव गंगा रेलयानेन गमिष्यामि। टिकट मिल गई? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे यात्रा चिटिका प्राप्ता वा। यात्रा चिटिका प्राप्ता वा। टिकट के लिए संस्कृत में यात्रा चिटिका या केवल चिटिका इस पद का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य हो टिकट कहां से खरीदूं, तो कहेंगे यात्रा चिटिकाम कुत्र क्रीणामि। यात्रा चिटिकाम कुत्र क्रीणामि। जल्दी आओ, गाड़ी निकल जाएगी। यदि इसकी संस्कृत बनानी हो तो कहेंगे शीघ्रम आगच्छतु यानम निर्गच्छेत। शीघ्रम आगच्छतु यानम निर्गच्छेत। अभी अभी एक ट्रेन गई। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे अधुना एव एकम रेलयानम गतम। अधुना एव एकम रेलयानम गतम। यदि वाक्य कहना हो गेट से हटो, तो संस्कृत में कहेंगे द्वारात अपसर। द्वारात अपसर। मैं आपके पास बैठता हूं। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे अहम भवतः पार्श्वे उपविशामि। अहम भवतः पार्श्वे उपविशामि। जरा एडजस्ट कर लें। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे किंचित समंजनम करोतु। किंचित समंजनम करोतु। वाक्य यदि कहना हो ट्रेन कब जाएगी, तो संस्कृत में कहेंगे रेलयानम कदा प्रस्थितम भवेत। रेलयानम कदा प्रस्थितम भवेत। समय तो 6 बजे का था। प्रस्थान समयः तु 6:00 आसीत्। प्रस्थान समयः तु 6:00 आसीत्। यदि वाक्य हो ट्रेन में व्यवस्था अच्छी है, तो संस्कृत में कहेंगे रेलयाने उत्तमा व्यवस्था अस्ति। रेलयाने
उत्तमा व्यवस्था अस्ति। यदि वाक्य कहना हो जल्दी उतरिए तो संस्कृत में कहेंगे शीघ्रम अवतरतु, शीघ्रम अवतरतु। टिकट कंफर्म नहीं हुआ, यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे यात्रा चिटिका प्रतीक्षा सूच्याम अस्ति, यात्रा चिटिका प्रतीक्षा सूच्याम अस्ति। ट्रेन नंबर क्या है तो कहेंगे रेल यानस्य संख्या का, रेल यानस्य संख्या का। मित्रों, इन वाक्यांशों को आप भी अपनी किसी यात्रा के समय प्रयोग कर सहयात्रियों की प्रतिक्रिया जान सकते हैं। इससे दो लाभ होंगे, एक तो आपका अभ्यास हो जाएगा और किसी अन्य को भी आप संस्कृत भाषा सीखने के लिए उत्साहित कर सकेंगे। आज के सत्र के लिए इतना ही। अग्रिम कक्षा में कुछ और वाक्यों को लेकर होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमो नमः। संसार में सभी कार्य का समय निर्धारित है। व्यक्ति को समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता। ना किसी का जन्म समय से पहले होता है, ना ही मृत्यु। ऐसे ही बिना समय के ना आयु बढ़ती है और ना ही बिना समय के बोया हुआ बीज उगता है। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम के साथ समय की भी प्रतीक्षा करनी चाहिए। निरंतर किया गया परिश्रम व्यक्ति को समय के साथ अवश्य सफल बनाता है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।